पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 3.5 तीव्रता का आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। एक नए विवाद में फंसी महुआ मोइत्रा, अपने पूर्व प्रेमी की निगरानी करवाने का लगा आरोप। मणिपुर के उखरूल में 3.0 तीव्रता का आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चीनी नागरिकों की कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। मोबाइल ऐप से लोन मामले में तेज हुई कार्रवाई। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में कई राज्य। 5 जनवरी से तापमान में और गिरावट से बढ़ सकती है मुसीबत। अफगानिस्तान के फैसलाबाद में फिर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने दी जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी से। बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 3 जजों की बेंच ने सुनाया है फैसला। सेबी में 22 जांच के 2 केस बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेबी ने 22 आरोपों की जांच की है, 2 केस अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो फैसला आ चुका है। नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही बताया है और कहा है कि बाकी 2 मामलों के लिए 3 महीने की और मोहलत दी जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था अडानी के मामले को लेकर, जो हिंडनबर्ग की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे पिछले साल 24 जनवरी को। ऐसे में तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है और अब फैसला आया है। नवंबर में ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कहा गया था कहीं हेराफेरी की गई है और अब सेबी को जब जांच दी गई थी तो 22 ऐसे आरोपों की जांच की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी की जांच में कोई भी संदेह नहीं है और ये 2 और केस बाकी रह रहे हैं जिसके लिए तकरीबन 3 महीने की मोहलत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी को दी गई है। तो 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और सेबी की जांच को सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। अजय चौहान हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय, ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच को सही बताया है और क्या क्या इस बाबत कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो थे, जो 1 साल पहले इस हादसा हुआ था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रखा गया। आज वो घड़ी आई थी 10:30 बजे ये फैसला सुनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, कहीं रात भी मिल रही है, लेकिन जो 2 फैसले हैं वो अभी भी जो है वो रखे गए सलामत, क्योंकि 2-3 महीने के बाद उसको फैसला किया जाएगा। यानी कहने के जो शेयर बाजार की बात करें या कहीं ऐसे उद्योगों की बात करें, उनकी निगाहें थी इस फैसले पर। जिस तरह से जो 24 जनवरी 2023 को हुआ था, कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा था, उसकी जांच चल रही है। पूरी तरीके से जांच निगरानी की गई। एक एक कारण दिखाया गया कि क्या हादसा था, किसकी कमी से हुआ, क्या कारण था, क्या ही चूक थी, क्योंकि पूरा सर्वे किया गया था। तो आज वो फैसला है। अब ये देखना यह होगा कि इसमें कितनी उनको राहत मिलेगी और कितनी नहीं, लेकिन शेयर बाजार का जरूर से उछाल आने की उम्मीद है इसमें। जी बिल्कुल, फैसले से पहले शेयर बाजार में जो उछाल देखा गया उससे तो साफ ही है कि यहाँ पे अडानी के पक्ष में सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये फैसला निकल के आया है, इसके बाद से जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे थे, अब लगता है कि इस फैसले ने काम किया है कि विपक्ष के मुंह पे ताला जड़ सके। देखिए, विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को पहले से चला आ रहा है कि बीजेपी के 3 ही आदमी, अडानी ग्रुप सबसे बड़ा अमीर है। क्योंकि पूरा देश की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, तो वही कहते हैं कि इन्हीं के 2 ही लोग हैं जो अडानी ग्रुप है, दूसरी को सब कुछ बेहतर होने के आदत सरकार चले। लेकिन आज जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पे भी ताला लगा है और कहीं ना उनका जवाब का भी जवाब मिला है। तो देखिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मामला बम ब्लास्ट हुआ था उस समय 23 को, तो कहीं ना कहीं अलग मामला है। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी को अडानी का ही परिवार मानती थी और अडानी के माध्यम से सरकार चलती थी। लेकिन जो आज फैसला आया वो कहीं ना विपक्ष को काफी निराशा करने वाली बात है। उनके जवाब का जवाब दिया गया था इसके अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, जो 2 बाकी मामले बचे हुए हैं जिसकी जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है, वो 2 मामले और कौन से हैं?
देखिए अभी इसमें कई मामले थे, लेकिन लगातार अभी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो मामले हैं वो सीक्रेट रखे गए हैं, वो बताया नहीं गया। लेकिन 3 महीने तक हो सकता है कि वो पूरी जांच की जाए। 3 महीने बाद फिर से दोबारा ये जांच की बिठाई जाएगी। हो सकता है ये फैसला भी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के फेवर में ही जाए, जिससे कि क्योंकि जो शेयर बाजार उठता है वो काफी इसी से माध्यम से होता है कि आखिरकार जिस तरह से चेयरमैन पर आरोप लगाए गए थे तो वो एक लंबा मामला था। लेकिन अब शेयर बाजार काफी उछाल पे है और देखना ये होगा, शेयर बाजार में काफी लोगों को खुशी भी है जो शेयर लगाए थे, उसमें कभी हो सकता है शाम तक और भी इसमें कुछ छल देखने को मिल सकता है। अडानी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई थी? देखिए जो वकील पेश किए गए थे उन्होंने सारी तथ्य की जांच रखी गई। पूरी जो जांच की गई थी सीबीआई की तरफ से वो पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साफ साफ रखा था। इसमें कोई भी दोषी नहीं है, यानी जिस तरह से अडानी ग्रुप को दोषी ठहराया गया था। तो देखिए लगातार इसी माध्यम से उनको राहत भी मिल रही है। लेकिन जो 2 मुकदमे वो भी बरकरार रखे हुए हैं, उसकी अभी जांच की जा रही है और उसकी जो बाकी बची हुई सीबीआई जांच देगी उसके बाद ही फैसला होगा कि आगे उसमें उनको क्या राहत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। लगता है अडानी को भी इस बात की जानकारी थी, क्योंकि जो उनका बयान निकल के सामने आया है कि जब साल के शुरुआत में यानी कि 2023 में काफ़ी हमने गिरावट देखी अपने शेयर्स में, लेकिन काफ़ी बढ़ोतरी हुई, घटना भी हमने देखा। उसके बाद से ये पूरा साल जो है काफ़ी बैलेंस करके निकला। लेकिन अब देखिए अब एकदम से पूरा स्वरूप बदल चुका है, अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं अडानी को थी, ये माना जाए क्या? देखिए शुभटी, अगर कोई चीज होती है, अगर कोई दोषी होता है तो उसको डर जरूर होता है, लेकिन जब कोई दोषी नहीं होता है तो उसको डर भी नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि जांच में सहयोग किया था लगातार, जहाँ भी सीबीआई ने उनको जरूरत पड़ी उनको वहां बुलाया, उनसे जांच की गई, सबसे बढ़ के उनके चेयरमैन कर्मचारी सभी से जांच की गई थी। तो देखिए कहीं ना उनको बहकर दर्द था ही नहीं, लेकिन जो भी होना वो फैसला कोर्ट के ऊपर छोड़ा था। जो फैसला कोर्ट देगी वही मान्य होगा। तो ऐसे में उनको राहत थी, क्योंकि 1 साल का समय हो चुका था। तो देखिए देश के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे उद्योगपति माने गए हैं, तो कहीं ना कहीं राहत की बात, खुशी की बात भी है कि ऐसे माहौल में शेयर बाजार गिरना तो काफी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। लेकिन जो फैसला आया वो उनके हक में आया। बाकी जो 2 मुकदमे वो भी शायद उम्मीद है कि जो जांच की जाएगी वो भी उनके हक में जा सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि महेंद्रगढ़ से खबर है, जिले में कई जगह एनआईए की रेड पड़ी है। नितिन फौजी के घर भी एनआईए की रेड पड़ी है। नितिन फौजी के सहयोगियों के घर भी रेड जारी है। नितिन फौजी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में आरोपी है। नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा राजस्थान में कई जगह पर की जा रही है लगातार छापेमारी। तो महेंद्रगढ़ से खबर है, जिले में कई जगह एनआईए की रेड पड़ी है। बता दें नितिन फौजी के घर भी एनआईए की रेड पड़ी है, कई जगह पर ये रेड पड़ी है। हरियाणा राजस्थान में भी लगातार छापेमारी जारी है। नितिन फौजी के सहयोगियों के घर भी रेड जारी है। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में भी आरोपी है और ऐसे में ये रेड लगातार जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नितिन फौजी को चंडीगढ़ से हिरासत में लिया गया है। हरियाणा राजस्थान में भी कई जगहों पर रेड लगातार जारी है। राकेश छाबड़ा महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये छापेमारी कब से चल रही है और कितने जगहों पर हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे हम जानते हैं कि राजस्थान में गोगामेड़ी कत्लकांड में जो हत्या हुई थी उसको लेकर जो आज सुबह से ही महेंद्रगढ़ में जो एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि नितिन फौजी है जो चंडीगढ़ से उसको अरेस्ट किया गया था, गोगामेड़ी जो है उसमें कत्ल केस में ये इन्वॉल्व था। तो आपको बता दें कि आज सुबह 8:30 बजे से ही एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है। और आपको बता दें कि फौजी के साथ उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त हैं उनके घरों पे भी छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें 8:30 से लेकर अभी तक की जो एनआईए की रेड चल रही है और आगे कितनी देर चलेगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन छापेमारी अभी भी चल रही है। तो कितने अधिकारी पहुंचे हैं? उनकी अलग अलग टीमें पहुंची हैं। जैसे कि आपको बता दें अभी 4 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, उनके करीबियों की छापेमारी हो रही है। अभी क्या क्या उनको मिला है, क्या निकल के आता है, ये तो आने वाली तस्वीरें देखने योग्य होगी। लेकिन अभी कोई भी क्लियर नहीं है क्योंकि टीमें अभी भी अंदर छानबीन कर रही हैं। जी सुबह 8:30 बजे। गिरफ्तारी या हिरासत में कोई लिया गया है राकेश? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि किसी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जहां तक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अभी डॉक्यूमेंट वगैरह या जो सबूत उनके खिलाफ चाहिए
उसी की जांच चल रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी की कोई भी अभी ऐसी बात मीडिया में नहीं सामने आई है। जी तो नितिन, फौजी को गिरफ्तार किया गया था, क्या उन्हीं के निशानदेही पे ये रेड हो रही है? जी, इनपुट के आधार पे इंटेलिजेंस को जो रिपोर्ट मिली थी उसमें ये था कि शायद हो सकता है कि गोगामैडी में उनके कोई करीबी या और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गोगामैडी कत्लकांड में जो इसको पकड़ा गया था तो उसमें इसके घर पे छापेमारी हो रही है, इनके दोस्तों के घर पे छापेमारी हो रही है। जी ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गाजियाबाद में यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण ने बैठक की, जिसमें उन्होंने आरटीआई के तहत स्कूलों में दाखिला न लेने पर चर्चा की, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 7 स्कूलों के नाम मंत्री के सामने रखे गए हैं, जिन्होंने बहुत कम दाखिल लिए हैं। वहीं स्कूलों के प्रिंसिपल और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के बैठक में शामिल न होने पर मंत्री जी ने नाराजगी जताई है और सभी स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि आरटीआई के तहत विद्यार्थियों के स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी है। तो राज्य मंत्री असीम अरुण ने बैठक की है और बता दें कि असीम अरुण ने मामले में नाराजगी जाहिर की है आरटीआई के तहत स्कूलों में दाखिले को लेकर। यह बैठक गाजियाबाद में की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 7 स्कूलों के दिए हैं नाम। और हजारीबाग से अहम जानकारी, साहिबगंज डीएसपी के घर पर ईडी की दबिश दी गई है। 1000 करोड़ अवैध खनन के मामले में दबिश दी गई है। शिवपुरी स्थित आवास पर ईडी ने डाली है रेड। तो साहिबगंज डीएसपी के घर ईडी की दबिश हुई है। 1000 करोड़ के अवैध मामले को लेकर ये ईडी ने दबिश दी है। डीएसपी के घर ईडी की दबिश हुई है। हजारीबाग से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां साहिबगंज इलाके में ये डीएसपी के घर ईडी की छापेमारी हुई है। 1000 करोड़ अवैध खनन के मामले में दबिश दी गई है। शिवपुरी स्थित आवास पर ईडी ने रेड की है। खंगाले जा रहे हैं कागजात और डीएसपी के घर ये रेड हुई है। बता दें साहिबगंज के डीएसपी है जिनके घर पे रेड हुई है। कहा जा रहा है 1000 करोड़ के मामले में ये रेड हुई है। अवैध खनन के बाबत ये रेड की गई है ईडी की। गुड्डू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड्डू, ये रेड कब हुई है, कितने अधिकारी अंदर मौजूद है, क्या जानकारी? जी यह सुबह छापामारी की जा रही है, जहां पर छापामारी के बाद हजारीबाग क्षेत्र सही अन्य क्षेत्रों में हड़कंप मची। खासकर जहां पर ईडी के जितने छापामारी चले झारखंड के कई जिलों में जो छापामारी चली, जैसे रांची में छापामारी चली है, इसके अलावा अन्य जिलों में छापामारी की जा रही है। और हजारीबाग में जो राजेंद्र दुबे हैं उनके आवास में जो छापामारी की जा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे हजारीबाग क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि जो छापामारी ईडी के लगातार जो जारी है, रांची में भी जारी है, इसके अलावा कई जिलों में छापेमारी जारी है ईडी का। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का भी कुर्सी खतरा में पड़ सकती है। तो कैसे इस मामले की जानकारी मिली ही और उसके बाद से ईडी ने आज दबिश दे दी? ये ईडी को गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि ऐसा मामला है जहां पर करोड़ रुपए के संपत्ति का घोटाला का मामला जो साहिबगंज से जुड़ा हुआ है। तो ईडी ने इस मामले की जानकारी लिया। खुफिया विभाग के तंत्र के द्वारा ईडी ने छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि ईडी का कई विभाग का टीम इधर से उधर भी देखा जा रहा है, जहाँ पर ईडी को देखते ही पूरा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ। पूरा हजारीबाग जो संसदीय क्षेत्र है, पूरी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। और क्षेत्र में जितने भी उनके जो सहयोगी जो है अधिकारियों का जिनका जो छापामारी हो रही है, सभी सतर्क हो चुके हैं। तो अभी कितनी देर और ये छापेमारी चल सकती है गुड्डू? जी ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि कब तक छापेमारी जारी है। जब तक हालांकि ईडी के कोई भी अधिकारी बात करने से इनकार कर रहे हैं, मीडिया से कोई कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये छापामारी जब तक पूरा नहीं पाती है, पूरी संतुष्टजनक नहीं पाती, तब तक छापेमारी जारी है। क्योंकि छापेमारी पूरे झारखंड के कई जिलों में की जा रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री का कई खास आदमी पर भी छापामारी की जा रही है, जहाँ पे हेमंत सोरेन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और सपा विधायक जिया उमरान बर्क का राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो हम नहीं जाएंगे। वहां हमारी बाबरी मस्जिद थी, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसका निर्णय आस्था के आधार पर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है, वो इसे कैश क्रेडिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पुलवामा का मुद्दा उठाया और अब राम मंदिर को जोड़कर लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। बता दें कि जिया उमरान सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं कि और हम वहां पर हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है मंदिर को। और सिद्धार्थनगर में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां मेडिकल कॉलेज में वसूली की खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले में 3 दिन के भीतर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की है और अस्पताल में एक भी कर्मी के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से रुपए लेकर इलाज कराने का काम करते हुए नजर आ रहा है, जिसका इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से संज्ञान लिया और एक खबर दिखाई। और ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब, आज भी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी लगा है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग को तैयार हैं। ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल को नोटिस क्यों, ये सवाल किया गया है। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ये तीसरी बार है जब ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी लगा है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग को तैयार है। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान निकल के सामने आया है। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज भी उनको पेश होना था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ठुकरा दिया ये समन और कहा है ये समन गैर कानूनी है। Today, once again, Mr. Kejriwal has skipped the third summons also. This shows that चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, that there is something to hide, therefore he is acting like an absconder and like a criminal. Perhaps he knows that all of this victimhood card, this card that it is being done deliberately to target us, is not giving any results. Courts have not given bail to Manish Sisodia. Courts have not given bail to Sanjay Singh. Vijay Nair is in jail for 1 year. And the courts have established there's a money trail. And the courts have said that there's no political vendetta. Despite that, they play the same stale victimhood card, the same stale political targeting card. Congress party or ally has said that this case is genuine and you have done corruption. Are they also doing political vendetta against you? Instead of answering the specific questions on Sharab Ghotala, why you have given 2.5% commission to 12% commission, why you have allowed private sector to come into wholesale, why you have allowed blacklisted manufacturing companies to come in. तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके
विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।